130 करोड़ की आबादी और कुल टैक्स पेयर्स सिर्फ 1.5 करोड़। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर क्यों ना हर कोई ईमानदारी से टैक्स चुकाता है। और फिर हमें अपने दर्शकों पर और अपने दर्शकों के प्यार से चलने वाले शो टैक्स गुरु पर गर्व हुआ, क्योंकि हमारे दर्शक टैक्स बचाना तो चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से। तो आप सभी से अपील है कि आप अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि टैक्स बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि टैक्स के नियमों की अनदेखी की जाए, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आखिर कैसे? तो टैक्स गुरु है ना, जहां शरद कोहली जैसे टैक्स एक्सपर्ट आपको टैक्स के आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर टैक्स कैसे बचाएं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। आगे बढ़े इससे पहले बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च एंड सर्वे हुआ है तो भी आप उठा सकते हैं विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा। अगर विदेश में है आपकी संपत्ति तो टैक्स के लिहाज से किन किन नियमों का रखना होगा ख्याल। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप बंद कर देते हैं कारोबार तो किन बातों का रखें ध्यान, वरना चुकानी पड़ सकती है पेनल्टी। इन सारी बातों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दा जो पिछले 1 महीने से लगभग चर्चा में है, वो है टैक्स पेयर्स को लेकर के सबका विश्वास स्कीम जो सरकार ने लाया, विवाद से विश्वास स्कीम। इस स्कीम के बाद कई सारे सवाल उठे कोहली साहब, लेकिन फिर सरकार ने उसको सुना और उस स्कीम का दायरा बढ़ा दिया। तो मुझे ये बताइए कि अब इस दायरा बढ़ने के बाद कौन कौन से नए लोग हैं जो पहले इस स्कीम में नहीं आ सकते थे, अब इस स्कीम में आ जाएंगे? पहले तो लक्ष्मण, आप जो शुरू में पढ़ रहे थे और शुरू में बोल रहे थे, मुझे उससे गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ गया। वो 1.5 करोड़ और तुम 130 करोड़, बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात कहा। बिल्कुल ये इतना लॉपसाइडेड है। जी हाँ, बिल्कुल विवाद से विश्वास तक की जो स्कीम है अपने नाम को साकार करती है। और उसमें हमने ये देखा था कि जिन लोगों के पेंडिंग केसेस हैं सीआईटी अपील्स में, ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये तो थे ही थे। अब इसमें कुछ नया निकल के आया है और मुझे लग रहा है सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। दायरा कैसे बढ़ा है कि अगर आपके ऊपर सर्च और सर्वे हुआ है, याद है आपको शुरू में अनाउंसमेंट हुआ था तो उससे इसको दूर रखा गया था। 5 करोड़ तक का अगर सर्च और सर्वे का मसाला है तब भी आप इसमें आ सकते हैं। अगर आप डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड केसेस हैं वो भी अब इसमें आ सकते हैं। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। और दर्शकों को फिर से एक बार, हालांकि बजट पे बहुत चर्चा सुन चुके हैं सब, पर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं कि आपका अगर पेनल्टी और इंटरेस्ट बाकी है और साथ में टैक्स भी है तो साहब खाली टैक्स दीजिए, पेनल्टी इंटरेस्ट को सरकार भूल जाएगी। जो गिले शिकवे भुला के आइए और इस पे कर जाइए। और अगर आपका खाली पेनल्टी इंटरेस्ट है तो 31 मार्च तक आप उसमें 25% जमा करा दें। और अगर मान लीजिए 31 मार्च किसी वजह से निकल गई, आपके पास अभी इतना धन नहीं है, तो 30 जून तक उसमें आप 25 की बजाय 30% करके आप उसके दायरे में आ सकते हैं। और लक्ष्मण ये भी बता दें कि स्कीम की गाइडलाइंस बहुत जल्द आने वाली हैं, क्योंकि लोगों को कोर्ट्स में वो केसेस फाइल करने पड़ेंगे विड्रॉ करने के लिए और इस स्कीम की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि ध्यान ये रखना होगा कि स्कीम की गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की बातें हम आपको बता रहे हैं उसका ख्याल रखिए। और आपका कोई विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि संसद का जब अगला सत्र शुरू होगा तो बिल पास होगा। बिल पास होते ही सबको इसमें लग जाएंगे, यहाँ तक कि अधिकारी अभी से इसकी तैयारी करने लग गए। आप सारा कुछ तैयारी करके रखिए। और अगर असेसिंग ऑफिसर तक भी आपका विवाद है तब भी आप उसे सुलझा सकते हैं। क्यों, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल, वहां सुलझा सकते हैं। असेसिंग ऑफिस, जी हाँ, ये एक नया पहलू निकल के आया है कि आप असेसमेंट चल रही है उस पे अभी गाइडलाइंस आएंगी तो पूरी तरीके से क्लियर होगा। और लक्ष्मण, कुछ लोगों ने तो अभी गाइडलाइंस नहीं आई हैं, पर इतना शुभ समाचार है कि ऑलरेडी कोर्ट में अपने विवाद लेने वापस लेने शुरू कर दिए। चलिए, मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी काफी शुभ समाचार है। अब फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ सबसे पहली कॉलर है पुणे से अरुणा जी। अरुणा जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, मैं अरुणा लागू पुणे से बात कर रही हूँ जी। तो सीएनबीसी आवाज की 15 साल की एक्सीलेंट सर्विस के लिए बधाई जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 सवाल हैं। मेरा भांजा जापान गया है सितंबर 2019 को जॉब के सिलसिले में। हाँ जी। उसके यहाँ नेशनल कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक में सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, तो इन अकाउंट का स्टेटस एनआरओ में तब्दील करवाना जरूरी है क्या और इसकी प्रोसीजर क्या है? दूसरा सवाल है, एनआरई अकाउंट ओपन करने की प्रक्रिया क्या है? तीसरा अकाउंट है कि इसका पीपीओ अकाउंट 31/3/2023 को 15 साल पूरे हो रहे हैं, तो तब तक वो हर साल इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं क्या? और चौथा सवाल है, इसका ग्रॉस इनकम 2.50 लाख से कम है, तो इज इट नेसेसरी टू फाइल आईटीआर और हाउ यू कैन फाइल
ITR in Japan. चलिए, बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिया, अभी चलिए, पर अरुणा जी, सवाल का जवाब अरुणा लेते जी, हैं। आपने सवालों की झड़ी लगा दी और मैंने कलम भी नहीं उठाई। मैं अब भूल जाऊं तो मैं लक्ष्मण की मदद लूंगा। पहला आपने पूछा कि एनआरओ अकाउंट, जी हां, जब आप 6 महीने आपको बीत जाते हैं तो आपको अपने बैंक को बताना चाहिए कि आप एनआरआई बन गए हैं, तो वो उसको आप ही के नॉर्मल अकाउंट को वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट की डेजिग्नेशन दे देगा। दूसरा आपने पूछा एनआरई अकाउंट कैसे खुलता है, तो हम आपको एक अच्छी खबर देते हैं कि वो जापान में बैठे बैठे ही बहुत सारे बैंक अब ये सुविधा दे रहे हैं, आप ऑनलाइन ही एनआरई अकाउंट खोल सकते, एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बोलते हैं, खोल सकते हैं और अपने बैंक से आप संपर्क भी कर सकते हैं, फोन या पर्सनली। तीसरा आपने पूछा कि पीपीएफ अकाउंट अगर वो मेंटेन कर रहे हैं, तो एक नया प्रावधान आया था लक्ष्मण, जिसके अंदर बताया गया था कि अब जो एनआरआईज हैं उनको पीपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या है कि वो पीपीएफ अकाउंट तो चलता रहेगा, पर उसमें 500 रुपए हर साल आप जमा करके वेट करें उसके मैच्योरिटी की, उस पर इंटरेस्ट मिलना आपको बंद हो जाएगा। पर उसको आप बंद तभी करेंगे जब वो 15 साल का हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल इनका और था, इन्होंने कहा कि जो आईटीआर फॉर्म जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, हाँ, उसको लेकर के, अगर 2.5 लाख से कम इनकम है अरुणा जी, और टीडीएस अगर नहीं कटा है, तो आप बेशक रिटर्न ना फाइल करें। देखिए, मैंने 3 तो याद रखे, एक लक्ष्मण ने मदद कर दी। हालांकि एक सवाल जो इनका एनआरओ अकाउंट को लेकर के है, तो इसमें ये बताना मुझे लगता है जरूरी होगा कि एनआरओ अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं वो भले ही आप डॉलर या किसी दूसरे करेंसी में जमा करें, लेकिन जमा जो होगा आखिरकार चल के इंडियन करेंसी में। क्यों? जी हाँ, आप वहां से जब रिमिट करेंगे, वो तो लक्ष्मण एनआरई में भी है 3 प्रकार के, एनआरओ, एनआरई, एक एफसीएनआर होता है। केवल और केवल एफसीएनआर में फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं, बाकी दोनों अकाउंट में वहां से चलेंगे डॉलर बन जाएंगे रुपए, चलेंगे यूरो बन जाएंगे और रुपए। इस अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसको रिपेट्रिएट करने का भी कानून है, उसमें एक सीमा है। एनआरई पे आप पूरा रिपैट्रिएशन कर सकते हैं, एनआरओ से जो आप रिपैट्रिएशन करेंगे वो एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत कवर हो जाता है। चलिए, मुझे लगता है सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगला सवाल आया है ईमेल के जरिए मुंबई से सुरेश कामत जी का। इनके 2 सवाल हैं। पहला कि क्या एचयूएफ नई टैक्स व्यवस्था के दायरे में आएंगे, और दूसरा सवाल कि खेती की जमीन बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर छूट के टैक्स के नियम क्या कहते हैं, नए वाले नियम। जी हाँ सुरेश जी, बड़े देखिए, और नए टैक्स रिजीम आया है तो उससे सवाल आने, लोगों के दिमाग में हलचल होनी शुरू हो गई है। जी हाँ सुरेश जी, एचयूएफ नए टैक्स रिजीम के अंदर फायदा उठा सकते हैं। और आपको शुभ समाचार दे दें, शुभ समाचार मैं इसलिए कह रहा हूं लक्ष्मण, के लोगों के दिमाग में लग रहा है कुछ एग्जेम्पशन चली गई। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे 54B में था, चाहे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। आपको जो एग्रीकल्चर से फायदे मिलते थे, इनकम का ना टैक्स होना, कैपिटल एसेट ना होना, वो अभी भी जारी है। तो मतलब इनके लिए अच्छी खबर है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं भोपाल से डीएम चिंचोलीकर जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैंने एक रेसिडेंशियल प्लॉट 2001 में खरीदा था। हाँ जी। और जून 2017 में बेचा था। जी हाँ। प्लॉट बेचने पर प्राप्त पूरी राशि मैंने एक नए अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में खरीदने में जून 2018 में खर्च कर दी थी। ठीक है। और जिसकी रजिस्ट्री फुल कंस्ट्रक्शन पश्चात दिसंबर 2018 में पोजीशन के साथ कर ली गई थी। ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के कारण मैंने सेक्शन 54 एक्ट के तहत एग्जम्पशन छूट एलटीसीजी में की थी। जी हाँ। क्लेम की थी। अब 54F की छूट अवेल प्राप्त करने के संबंध में एक शर्त यह है कि मेरे द्वारा दिसंबर 2018 में खरीदे गए इस नए फ्लैट को 3 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। मेरा प्रश्न यह है कि इस नए फ्लैट को अगर मैं मेरे बेटे को गिफ्ट डीड बनाकर ट्रांसफर 3 वर्ष के पहले अर्थात दिसंबर 21 के पहले करूं, तो पूर्व में जो मैंने प्लॉट बेचने पर मेरे को जो एलटीसीजी हुआ था और उस पर मैंने जो छूट क्लेम थी, क्या वह निष्प्रभावी हो जाएगी? और टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे पुनः उस एलटीसीजी के ऊपर इनकम टैक्स की मांग कर सकता है? मुझे लगता है चिंचोलीकर जी बहुत रिसर्च करके आए हुए हैं। चिंचोलीकर साहब, हम आपको खुशखबरी देते हैं, आपके और आपके बेटे के गिफ्ट के बीच में हम इनकम टैक्स को नहीं आने देंगे। यह क्लैरिफिकेशन द्वारा कि 47(3) के अंतर्गत अगर आप गिफ्ट के द्वारा फ्लैट को ट्रांसफर, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पे वो जो नियम है जिसके अंतर्गत 3 साल से पहले अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं तो टैक्स लग जाता है, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। बेधड़क होकर बेटे को गिफ्ट करिए, आपको कोई रिस्क नहीं है, पर उसकी एक गिफ्ट डीड जरूर बनवा लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 47(3) का आपको पूरा लाभ मिलेगा। निश्चिंत होकर बैठें, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अभी भी कोई डाउट हो, आप अगले टैक्स गुरु में इसको
अवश्य पूछें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनको अपना गिफ्ट डीड जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के भविष्य में किसी भी तरह के सवाल जवाब होते हैं उसकी जानकारी वहां पर दे सके। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नए टैक्स सिस्टम में एनपीएस से मिलने वाली टैक्स छूट क्या जारी रहेगी या नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करें। इससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर आपकी संपत्ति विदेश में है तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। अगर आपने डिपार्टमेंट को अब तक जानकारी नहीं दी है, जी हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा कड़ी नजर है। आपको हर जानकारी देनी चाहिए थी। कोहली साहब, किस तरह की संपत्ति की जानकारी कैसे दी जाए, एक काफी पेचीदा सवाल होता है। देखिए लक्ष्मण, इसको लेके बजट में भी जिक्र आया कि अब आप कई ऐसी जगह रहते हैं जहां पर टैक्स नहीं लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, 6 महीने यहां रह गए, 6 महीने वहां रह गए, कुछ वहां खरीद लिया, कुछ यहाँ खरीद लिया, कुछ यहाँ दिखाया, कुछ वहां नहीं दिखाया, वगैरह वगैरह। अब अगर आपकी विदेश में संपत्ति है तो आपको एक फॉर्म 2 और फॉर्म 3 जो आईटीआर होता है, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3, जी हाँ, उसमें एक FA शेड्यूल दिया जाता है। वो फॉरेन एसेट्स का होता है। उसके अंतर्गत आप देखें जितने भी आपके फॉरेन एसेट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे डिपॉजिटरी अकाउंट्स हो, चाहे कस्टोडियल अकाउंट्स हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, उसमें बाकायदा शेड्यूल में अलग अलग सेक्शंस बने हुए जहां पर आपको उसकी जानकारी देनी होती है। और ध्यान रखें, अगर आप ये जानकारी नहीं देते हैं और विदेश में आपकी संपत्ति पकड़ी जाती है तो आपके अंदर जो ब्लैक मनी एक्ट अभी पीछे लाया गया था उसके अंतर्गत बहुत सख्त कार्रवाई बनती है। वो संपत्ति की जानकारी कब देनी चाहिए? जब संपत्ति जिस समय आप रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपको वो जानकारी देनी बनती है। FA शेड्यूल जो कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3 के साथ संलग्न है, उसके अंदर आप भर के ये जानकारी दीजिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं नोएडा से पुनीत अग्रवाल जी। पुनीत जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जो न्यू टैक्स रिजीम है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगी, इसमें जो एनपीएस के अंदर पहले CCD 1B में जो 50,000 तक का डिडक्शन था वो अब अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? फरीद जी, आपका सवाल लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है। नए टैक्स रिजीम या पुराने में जाएं तो जाएं कहां, यहां जाएं वहां जाएं। जी हां, 80 CCD 1B पुनीत जी उस नए रिजीम में नहीं है। 80 CCD 2 जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है उसको तो जीवित रखा गया है नए टैक्स रिजीम में, परंतु नए में 80 CCD 1B नहीं है। परंतु उसमें जाने से पहले आप एक दफे चेक करें कि आपके लिए पुराना रिजीम अच्छा है। वित्त मंत्री जी ने भी यही बोला है, आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, चेक कर लीजिए किसमें आपका टैक्स कम आता है। अब तक आपने देखा इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब हमने दिया है, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर एपिसोड में अब जीएसटी से जुड़े सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। तो अब बारी है जीएसटी के सवालों की। पहला सवाल आया है जीएसटी जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश के कटनी जिला से ओम प्रकाश जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल जीएसटी से संबंधित है। हाँ जी। यदि जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से नॉन ब्रांडेड पल्सेस या कैटल फीड गुड्स का जॉब वर्क करवाता है, हाँ जी, जो कि जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, हाँ जी, ये दोनों प्रोडक्ट गुड्स, यदि इनका जॉब वर्क सॉर्टिंग क्लीनिंग करवाता है तो उसके जॉब वर्क पे जीएसटी कितना लगेगा और उसका एसएससी कोड क्या होगा? ओम प्रकाश जी, आपको हम खुशखबरी दे देते हैं। एक सर्कुलर आया था नवंबर 2017 में, उसकी आप सर्कुलर की हेडिंग पढ़े, हेडिंग नंबर 9986 के अंतर्गत उस पे सॉर्टिंग और क्लीनिंग पे जो एग्जेम्प्ट आइटम है उसके जॉब वर्क पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कैटल फीड आप बना रहे हैं, ठीक है, उस कैटल से जब दूध निकलेगा उस खोए की बर्फी लक्ष्मण के लिए जरूर भेजिएगा, इस खुशखबरी के लिए। तो इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या जीएसटी की दरें होंगी, टोटली एग्जेम्प्ट है। चलिए अब अगला सवाल है ईमेल के जरिए मदन आर्या जी का। पहले तो इन्होंने जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल किया और फिर जब फॉर्म भरने की बारी आई तो उन्होंने लेट रिटर्न के कॉलम की जगह पेनल्टी वाले कॉलम में जाकर रकम दर्ज कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे इसे वापस लिया जाए। काफी पेचीदा है कि नहीं? आसान है? पेचीदा है जब तक टैक्स गुरु में नहीं आया लक्ष्मण। जब टैक्स गुरु में आ गया, हम मदन जी है ना, इनका नाम है, नाम देख रहा था, मदन जी, RFD01 फॉर्म है जिसके अंतर्गत आप रिफंड अप्लाई करिए। रिफंड अप्लाई करके आपको ये पैसा वापस लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा। इसको रिफंड ले लीजिए और ठीक पैसा
जमा करा दीजिए। रिफंड मिल जाएगा आसानी जी हाँ, से। बिल्कुल चलिए, इनके लिए काफी खुशखबरी है। अगले कॉलर है हमारे साथ नागपुर से निर्मल पुरोहित जी। निर्मल जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने 2017-18 में हम लोग यहाँ नागपुर बेस्ड कंपनी और हम ये ऑल ओवर इंडिया में प्लांट एंड इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। हाँ जी, और हमने एक कंपनी को सप्लाई किया जिनकी मल्टीपल स्टेट में ब्रांचेज हैं। हाँ जी, तो हमने उनकी कर्नाटका यूनिट को एक सप्लाई किया था मार्च 2018 में। हाँ जी, लेकिन जब हमने GSTR-1 रिटर्न फाइल किया तो उसमें हमने उसको उनकी कर्नाटका को न दिखा करके उनकी वेस्ट बंगाल यूनिट को दिखा दिया कि हमने वहां सप्लाई किया है। ओहो, और GSTR-3 भी हमने डाल दिया, उसमें वैसा ही गया। हमने पेमेंट भी, हमने GST का पेमेंट भी कर दिया। हाँ जी, और हमको हमारे ध्यान में भी नहीं आया, क्लाइंट के ध्यान में भी नहीं आया। उन्होंने हमको मई 2019 में उन्होंने हमको ईमेल किया कि ये गलती हुई है, मिसमैच हो रहा है हाँ जी, और इसको ठीक करवाइए। लेकिन जब हमने पता किया तो मालूम पड़ा कि विंडो बंद हो गई है 17-18 के लिए। 31 मार्च 2019 को बंद हो गई है जी विंडो। हाँ, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। क्लाइंट ने क्या किया, हमारा जो GST का जो अमाउंट था वो उन्होंने होल्ड करके रख लिया। अभी क्या हो सकता है सर उसके लिए कुछ? निर्मल जी, मामला यहाँ पर आके अटक जाता है क्योंकि 31 मार्च तक ये बात बिल्कुल ठीक आपको पता लगी। 31 मार्च पे विंडो बंद हो जाती है, तो जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सरकार भी अपने खाते 31 मार्च को बंद कर देती है। और क्योंकि हर स्टेट का SGST लक्ष्मण अलग चलता है, तो इंटर स्टेट एडजस्टमेंट भी फिस्कल लेवल पे, फेडरल लेवल पे दिक्कत होता है। अब इसमें निर्मल जी बहुत ज्यादा उम्मीद की किरण तो नहीं दिखाई दे रही, पर हम आपको, क्योंकि आपने सवाल किया है, हम सलाह रास्ता जरूर देंगे। बताएंगे। आप एक दफे एप्लीकेशन GSTN नेटवर्क पर जो टेक्निकल सेल है वहां पर एक एप्लीकेशन आप लगा के जरूर देखें। अपने एरिया के कमिश्नर से संपर्क करें क्योंकि GST अभी बढ़ता हुआ बच्चा है, छोटा है, हो सकता है तो कुछ कई रास्ता- दफे गलती हो जाती, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, पर हम आपको आश्वासन यहां से नहीं दे सकते हैं। लेकिन है, आप उन तक अपनी बात पहुंचाइए। हो सकता है कुछ रास्ता निकल जाए, क्योंकि आप जैसे कई लोग होंगे जो इस तरह से फंसे होंगे। जी हाँ, गलती अकाउंटेंट अक्सर कर देते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं GST से जुड़े मुद्दे की, और हमारे साथ अगले कॉलर हैं मथुरा से आशीष अग्रवाल जी। आशीष जी, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। क्या उलझन है आपकी? सर एक्चुअली क्या था कि आज से करीब 7-8 महीने पहले सर मैंने एक मैं सर्विस, वैसे मेरी प्राइवेट सर्विस है, और एक ये था कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो 8 से 9 महीने पहले सर मैंने एक GST पे फर्म रजिस्ट्रेशन किया था, बट सर उसका मैं वर्क कर नहीं पाया। तो मुझे ये था कि मैं उसमें नील रिटर्न फाइल करता रहा रेगुलरली, अच्छा। कि कोई बाद में लाइबिलिटीज खड़ी ना हो जाए। अब सर फाइनली महीने 2 महीने पहले मैंने फर्म सरेंडर कर दी अच्छा। GST का। तो सर अब मुझे बस ये नहीं मालूम था कि उसमें GSTR-10 भी फाइल करना होता है फाइनल सरेंडर में। तो सर अभी मुझे 1-2 हफ्ते पहले करीब पता पड़ा कि GST-10 भी फाइल करना होता है, तब कंप्लीट सरेंडर माना जाता है। तो सर जब मैंने पोर्टल ओपन किया GSTR-10 फाइल करने के लिए, तो उसमें देखा कि 10,000 की पेनल्टी इन्होंने मेरे ऊपर लगा दी है, लाइबिलिटी। तो सर मैंने इसके लिए CBIC को मेल भी किया था कि ऐसा कोई वेव ऑफ हो सकता है कि अगर 10,000 की पेनल्टी बहुत बड़ी पेनल्टी होती है। तो उनकी तरफ से आया कि ऐसा 10,000 की पेनल्टी अभी कोई ऐसा कोई स्कीम नहीं है उनके पास में। तो सर अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कारोबार शुरू भी नहीं किया इन्होंने और पेनल्टी भी लग गई इनको। जी हाँ आशीष जी, देखिए, काश हम ये पेनल्टी वेव कर सकते। जी हाँ, GSTR-10 फाइल करना, जैसे ही आप सरेंडर करते हैं आपको GSTR-10 फाइल करना पड़ता है, वरना लक्ष्मण होता यह है कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगे कि आपने बिजनेस बंद कर दिया, नहीं तो तब तक रिटर्न कंटिन्यू रहनी चाहिए। जी हाँ आशीष जी, ये पेनल्टी तो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जो हम सलाह आपको देने वाले थे कि एक बार लिख के देख लीजिए, वो आप कर चुके हैं। अब ये पेनल्टी, कड़वा घूंट तो एक बार पीना पड़ेगा। वरना एक सलाह ये भी है आशीष, आप अपना बिजनेस सोचिए, अगर आगे चल ही पड़े तो उसको कोशिश करिए कि अगर चला दें अपने बिजनेस को तो फिर पेनल्टी नहीं, फिर तो रिटर्न फाइल होती रहेगी, क्या पता बिजनेस चल पड़े, वरना ये देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी GST जुड़े जो नियम है उसमें एक ग्रे एरिया फिर लूप होल कहें कि मान लें किसी ने गलती समझ में नहीं आया, उसने फॉर्म नहीं भरा, तो पेनल्टी देनी पड़ नहीं जाएगी। लक्ष्मण, देखिए, कानून में नियम होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो आपको जानकारी होनी, इन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि 10 फाइल करनी। अब ये तो किसी प्रोफेशनल को, और मैं तो मानता हूं लक्ष्मण, काश हम GST और पहले से कर रहे होते टैक्स गुरु में, तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती, पर दे रहा है, दुरुस्त है। चलिए, फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। बस अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। ये सवाल चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, हर सवाल का आसान भाषा में हम देंगे जवाब। अगले हफ्ते में फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।